फिजिक्स केडीजी चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि 4 सेट 2025 के कंप्लीट हो चुके थे, 5वें सेट का यह दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 4 गा से। चुंबकीय द्विध्रुव मैग्नेटिक डाइपोल को परिभाषित कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण यानी टॉर्क की बात कर रहे हैं, बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले चुंबकीय द्विध्रुव यानी मैग्नेटिक डाइपोल को। वे सभी संरचनाएं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर स्वयं को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर संरेखित करने का प्रयास करती हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाती हैं। यानी अगर ऐसी कोई भी संरचना है जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रख दें और वो स्वयं को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर संरेखित करने का प्रयास करे, तो ऐसी सभी संरचनाएं मैग्नेटिक डाइपोल यानी चुंबकीय द्विध्रुव कहलाती हैं। जैसे धारा लूप हो गया है, ये भी अपने आप को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है, तो ये क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव है। दंड चुंबक हो गया, धारावाही कुंडली आदि, ये सभी चुंबकीय द्विध्रुव के उदाहरण हैं। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण का व्यंजक। अब देखते हैं कि अगर चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उस पर जो बलाघूर्ण लगता है उसके लिए व्यंजक क्या? देखिए, माना एक चुंबकीय द्विध्रुव है जिसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है। इस द्विध्रुव पर ये बल ऊपर की ओर लग रहे हैं, यही बल नीचे की ओर लग रहे हैं, लेकिन दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। जाकर अगर क्रिया रेखाएं समान होती तो ये कैंसिल हो जाते। अगर क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं तो ये क्या करेंगे? दोनों बल मिलके बल युग्म बनाएंगे जाकर, और फिर वो बल युग्म क्या करेगा? घुमाने का इस द्विध्रुव को प्रयास करेगा, यानी बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो देखते हैं, चुंबक के परमाणुीय मॉडल के अनुसार चुंबक का प्रत्येक परमाणु एक छोटा धारा लूप होता है तथा ये सभी धारा लूप एक ही दिशा में संरेखित होता है। अब ये क्या करेंगे? ये सभी धारा लूप एक ही दिशा में संरेखित हो जाएंगे। किसकी दिशा में? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाकर। सभी छोटे धारा लूपों पर लगने वाले बल युग्मों के आघूर्णों का योग ही चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के योग के बराबर होगा। हम करेंगे क्या कि एक धारा लूप पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण निकाल लेंगे, फिर ऐसे ही सभी के बल आघूर्णों को जोड़ देंगे जाकर। बल आघूर्णों को जोड़ देंगे, सभी के बल आघूर्णों को जोड़ देंगे जाकर, तो इस चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले कुल बलयुग्म के आघूर्ण को हम प्राप्त कर लेंगे। उन सबको जोड़कर जो जोड़ उनका आएगा जाके वही टोटल मैग्नेटिक डाइपोल हो जाएगा। टोटल मैग्नेटिक डाइपोल का टॉर्क हो जाएगा। धारा लूप पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, एक धारा लूप है तो उस पर बलयुग्म जो लगता है उसका आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ बराबर IAB sin थीटा। जाकर इसको डाल दिए समीकरण नंबर 1 जाकर। दंड चुंबक n धारा लूप के समतुल्य है, तब पूरे चुंबक पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, जैसे अब दंड चुंबक है उसमें तो n धारा लूप होंगे जाकर, तो एक पर अगर बल आघूर्ण इतना लग रहा है तो n पर कितना लगेगा? तो n से हम यहाँ पर गुणा कर दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 डाल दिए हैं। चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप का व्यवहार ठीक वैसा ही होता है जैसा कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव का, यानी जैसा विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में व्यवहार करता है वैसा ही व्यवहार करता है चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में जाकर। और चुंबकीय द्विध्रुव है क्या? यहाँ पर धारा लूप है जाकर है, इसीलिए धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। अभी बताए भी थे कि चुंबकीय द्विध्रुव के उदाहरण कौन कौन से थे? धारा लूप थे, दंड चुंबक थे, धारावाही कुंडली थी, तो ये सब क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव कहलाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। अब वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कितना था? टाउ बराबर होता है PE sin थीटा, समीकरण नंबर 3। अब क्या करते हैं? समीकरण 2 और समीकरण 3 की तुलना करते हो तो देखते हैं साइन थीटा का दोनों में टर्म में छोड़ दिए। यहाँ पर E विद्युत क्षेत्र है और वहां पर B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसको भी छोड़ दिए। तो देखे हैं कि P के जो समतुल्य आ रही राशि वो कौन सी है? NIA जाकर, यानी NIA P के समतुल्य है। इसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं तथा M से प्रदर्शित करते हैं। तो NIAB की जगह में क्या लिख देंगे? M।
तो टाउ बराबर हो जाएगा mb sin थीटा। समीकरण नंबर 4 हो गया है। यह चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक है जाकर। प्रश्न संख्या 4 घ देखते हैं। दिए गए परिपथ की सहायता से परिपथ का कुल प्रतिरोध तथा सेल से प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। यानी एक हमको परिपथ दिया है, उस परिपथ में हमको कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है तथा सेल में प्रवाहित हमको क्या ज्ञात करनी है, धारा ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, ये एक हमको परिपथ आरेख दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमको इसमें कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। कुल प्रतिरोध के लिए सबसे पहले इनका संयोजन देखते हैं। प्लस टर्मिनल से धारा चलती है, जब धारा यहाँ पर पहुंचती है तो यहाँ पर धारा, कुछ धारा इधर जाती है और कुछ धारा इधर जाती है। इसका मतलब क्या है, धारा का बंटवारा हो रहा है। जब धारा का बंटवारा होता है तो प्रतिरोध किस क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं। फिर जो धारा यहाँ पर पहुंचती है फिर दो भागों में बंटती है, कुछ धारा इधर जाती है और कुछ धारा इधर जाती है जाकर, यानी ये दोनों भी किस क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं लास्ट से, कि यहाँ पे दोनों का धारा का बंटवारा हो रहा है तो इनको किसमें जोड़े, समांतर क्रम में। तो देखते हैं 75 ओम तथा 50 ओम समांतर क्रम में, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होता है 1/में R1 बराबर में 1/में R प्लस में 1/में R' जाकर, तो 1/50 हो जाएगा प्लस में 1/75 हो जाएगा। एलसीएम लेके हल करेंगे तो R1 बराबर कितना आ जाएगा, 30 ओम। यानी इन दोनों को हटाकर यहाँ पर केवल एक हम तार जोड़ सकते हैं, उस तार का प्रतिरोध कितना होगा, 30 ओम जाकर होगा। अब देखते हैं जाकर, अगर इन दोनों तारों को हटा भी दिया जाए तो जैसे एक तार ये हो गया है जाकर और दूसरा तार ये हो गया है जाकर, तो देखेंगे दोनों किस क्रम में होंगे जाकर, समांतर क्रम में है। क्योंकि यहाँ धारा आएगी तो फिर कुछ धारा इधर और कुछ धारा इधर जाएगी, जाकर बंटवारा होगा धारा का। तो अब इनको किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। तो देखते हैं 30 ओम तथा 50 ओम समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध जाकर है। तो 1/में R2 बराबर लिखते हैं 1/30 प्लस में 1/50 जाकर। एलसीएम लेंगे तो इतना आ जाएगा, हल करेंगे तो सीधा करेंगे तो R2 बराबर आ जाएगा 75/4 ओम जाकर। एक बार चित्र को और देखते हैं। अब ये सब यहाँ तक जुड़ गया है जाके, जब यहाँ तक जुड़ जाएगा तो केवल एक प्रतिरोध रह गया है। अब यहाँ से धारा चलेगी तो जितनी धारा यहाँ चले जाएगी उतनी धारा उस प्रतिरोध में यहाँ जाएगी और यहाँ जाकर यहाँ लौट आएगी। अब धारा का कहीं बंटवारा नहीं हो रहा है। जब धारा का बंटवारा नहीं हो रहा है तो ये 100 वाला ओम 75/4 ओम के साथ किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। 75/4 ओम तथा 100 ओम श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध जाकर। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R1 प्लस में R2, तो 75/4 प्लस में 100 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे जाकर तो आ जाएगा 475/4 जाकर, भाग दे देंगे तो आ जाएगा 118.75 ओम। ये तुल्य प्रतिरोध होगा जो कि परिपथ का होगा जाकर है। अब देखते हैं सेल में प्रवाहित धारा। तो धारा का सूत्र होता है I बराबर E/R जाकर, E/R जाकर। E हमको दे रखा है जाकर 4.75 वोल्ट की बैटरी है जाकर, तो ये दे रखा है। R का मान अभी आया है निकल के जाकर 75/4, तो यहाँ लिखिए 75 और ऊपर चला जाएगा 4। जब हल करेंगे तो I बराबर आ जाएगा 4/100, 100 से भाग देंगे तो 0.04 एम्पियर, ये धारा I का मान होगा जाकर। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। खगोलीय दूरदर्शी क्या है, खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यानी सबसे पहले हमको बताना है खगोलीय दूरदर्शी है क्या, और बाद में ये बताना है कि खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख क्या होगा जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो खगोलीय दूरदर्शी यानी दूरदर्शी, दूरदर्शी क्या होता है, तो दूरदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे वस्तु बड़ी दिखाई देती है, खगोलीय दूरदर्शी कहलाता है। देखिए दूरदर्शी करता क्या है कि जो दूर स्थित वस्तु होती है उसका बड़ा प्रतिबिंब बना देता है, और वो बड़ा प्रतिबिंब हमारी आंख पर बड़ा दर्शन कोण बना देता है। जब बड़ा दर्शन कोण होगा तो वस्तु में बड़ी दिखाई देगी, यही काम होता है दूरदर्शी का जाकर। अब दूरदर्शी के चित्र को देखते हैं। ये अभिनेत्र लेंस है या फिर नेत्रिका है जो कि नेत्र की तरफ रहती है।
ये अविद्रस्तिक लेंस है जो कि उस वस्तु की ओर रहता है जाकर। तो वस्तु से प्रकाश आ रहा है, जब प्रकाश आने के बाद में लेंस पड़ता है तो लेंस से अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन होने के बाद A', B' एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है जाकर, जो कि अविद्रस्तिक लेंस के द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जाकर। अब इस प्रतिबिंब A', B' से एक प्रकाश किरण तो प्रकाश के केंद्र से होकर जाती है, जो कि बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, और दूसरी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो कहाँ से होकर जाती है? फोकस से जाकर। तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर प्रकाश किरणें जा रही हैं। जब इन किरणों को पीछे हटाएंगे जाकर तो ये हमको कहाँ पर मिलेंगी जाकर? अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होंगी जाकर। तो ये खगोल दूरदर्शी का तब का किरण आरेख है जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अनंत पर बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 5 का देखते हैं। स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम लिखिए। यानी सबसे पहले हमें गाउस की प्रमेय बताना है। इसके आधार पर समतल आवेष्ट प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। यानी इसके बाद में हमको प्लेन प्लेट के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र प्राप्त करना है जाकर। किसकी सहायता से? गॉस के नियम या गॉस की प्रमेय के सहायता से। तो देखते हैं गॉस की प्रमेय सबसे पहले क्या कहती है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स यानी फाई ई उस बंद पृष्ठ के द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1 में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। फिर देखते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई उस बंद पृष्ठ के द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1 में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसी को हम गाउस का नियम कहते हैं। माना ABCD एक समतल आविष्ट प्लेट है। तो ABCD एक समतल आविष्ट प्लेट हो गई है जो कि एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित हो गई है। प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है। प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है। प्लेट से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P तथा P' है। देखिए यहाँ से एक दूरी r दूरी पर एक बिंदु कितना है? P, और यहीं से पीछे की तरफ एक बिंदु r दूरी पर है, वो कौन सा है? P' है। P' है जाकर, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जाकर। तो देखते हैं चित्र को। अब यहां पर जो बिंदु हैं जाकर, इन बिंदु से गुजरने वाले एक बंद पृष्ठ को खींचते हैं, और बंद पृष्ठ ऐसा होगा जैसी ये वाली आकृति सीट की आकृति है जाकर। तो सीट किससे मिलकर बनी होगी? विभिन्न बेलनाकार तारों से मिलकर बनी होगी। तो यहाँ पर जो बंद पृष्ठ लेते हैं वो बेलनाकार पृष्ठ लेते हैं, जिसको बेलनाकार गौसियन पृष्ठ कहते हैं जाकर। अब इसके सिरों पर अगर देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, और क्षेत्रफल सदिश होगा डीए वेक्टर, वो भी बाहर की ओर होगी। यानी दोनों के बीच में कोण कितना होगा? थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। अब यहां पर अगर कोई एलिमेंट हम कंसीडर कर लें, इसके वक्रीय पार्ट है उस पर कंसीडर कर लें, गोल वाला पार्ट है उस पर कंसीडर कर लें, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तो बाहर की ओर होगी, क्योंकि प्लस के कारण कहाँ होती है? बाहर की ओर। और अगर क्षेत्रफल सदिश खींचें तो इस तल के लंबवत होगा, तो दोनों के बीच कोण कितना होगा? थीटा बराबर 90 डिग्री होगा जाकर। यही सिचुएशन यहाँ भी रहेगी जाकर। तो अगर इस पार्ट पे हम लेंगे जाके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई डॉट में डीए कास 0, यहाँ पर लेंगे यहाँ भी यही हो जाएगा ई डीए कास 0, और यहाँ वक्रीय पार्ट पर लेंगे जाकर तो कास 90 बनेगा। कास 90 का मान क्या होगा? 0 होगा। यानी फ्लक्स केवल जो गोल वाला पार्ट है जाकर उसी से बाहर निकलेगा जाकर, और इस वक्रीय पार्ट से बाहर नहीं निकलेगा जाकर। इसके लिए P तथा P' से जाने वाला एक बेलनाकार बंद पृष्ठ खींचते हैं। अतः इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट में ds। ये पहले जो वृत्तीय पार्ट के कारण है, ये दूसरे वृत्तीय भाग के कारण है, और ये वक्रीय भाग के कारण है जाकर। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2e, और यहाँ फाई समाकलन रहेगा ds रहेगा। देखिए ई डॉट ds लगाएंगे तो हो जाएगा ई ds
काश में 0। काश 0 का मान होता है 1 तो बचेगा EDS बचेगा, यही यहाँ पर लिखा गया है जाकर। और इसके कारण जो होगा जाके इसके कारण हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि लिखा जाएगा EDS काश में 90 जाकर। काश 90 का मान 0 होता है तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फाई ई बराबर हो जाएगा 2E और यहाँ समाकलन DS। समाकलन DS का मतलब पूरा क्षेत्रफल, तो पूरा वृत्तीय क्षेत्रफल कितना है A, तो यहाँ पर हम A लिख दिए हैं जाकर। नंबर 1 ये हो गया। गॉस की प्रमेय बताती है, वो कहती है फाई बराबर होता है Q अपान में एप्सिलॉन नॉट, तो इसको डाल दिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम बराबर कर देते हैं तो हो जाएगा 2EA बराबर में Q अपान में एप्सिलॉन नॉट जाकर है। यहां से E का मान निकाल लीजिए, तो E बराबर हो जाएगा Q अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में A जाकर। Q अपान में A ये पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, उस सिग्मा से इसको लिखते हैं, तो इसको सिग्मा से लिख देंगे तो आ जाएगा E बराबर सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। यह समतल आविष्ट प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र है। अब प्रश्न संख्या 5 खा देखते हैं। पीएन संधि डायोड के उत्क्रम अभिनत का परिपथ चित्र की सहायता से कार्यविधि समझाइए। यानी पीएन संधि डायोड को हम कैसे यूज करेंगे, रिवर्स बाइस या फिर उत्क्रम अभिनत में यूज करेंगे, और उसके लिए हम परिपथ चित्र का आरेख बनाएंगे और उसकी कार्यविधि को समझाएंगे। पीएन संधि डायोड का उत्क्रम अभिनत जाकर है। देखिए ये पी क्षेत्र है, ये एन क्षेत्र है। पी क्षेत्र में होल्स होते हैं तो होल्स बना लिए हैं, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को बना लिए हैं। उत्क्रम अभिनत तब होता है जब पी क्षेत्र का संबंध हम बैटरी के ऋण ध्रुव से कर देते हैं और एन क्षेत्र का संबंध बैटरी के धन ध्रुव से कर देते हैं। ये धन ध्रुव हो गया, ये ऋण ध्रुव हो गया है। अब अगर यहाँ पर ऋण ध्रुव हो गया है तो एक कोटर या होल्स पर होता है धनावेश और यहाँ पर है ऋणात्मक जाकर, तो धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो कोटर बैटरी के ऋण ध्रुव की तरफ चलना शुरू कर देंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को जोड़े हैं धन ध्रुव से जाकर, यानी ये क्षेत्र कहाँ से जोड़े हैं धन ध्रुव से, तो इलेक्ट्रॉन्स पर ऋणावेश होता है तो ये प्लस टर्मिनल की ओर चलना स्टार्ट कर देंगे। अब ये दोनों साइड में जब दूर जाएंगे तो बीच में देखेंगे कि एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र EI उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर होती है। बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाए थे उसकी भी दिशा कहाँ थी, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर होती है। अब ये दोनों एक दिशा में होने के कारण बहुत प्रबल हो जाते हैं जिससे अपक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है, चौड़ाई बढ़ जाती है। अब जब संधि की ओर दोनों प्रकार के आवेश वाहक यानी कोटर तथा इलेक्ट्रॉन आएंगे ही नहीं तो विद्युत धारा का प्रवाह ही नहीं होगा जाकर। जब संधि डायोड के पी क्षेत्र का संबंध बैटरी के ऋण ध्रुव से तथा एन क्षेत्र का संबंध बैटरी के धन ध्रुव से कर देते हैं तो संधि डायोड पश्च अभिनत में कहलाता है। यानी प्लस वाले को माइनस से और माइनस वाले को प्लस से जोड़ दीजिए, तब जो संधि डायोड होगा वो किस में होगा, रिवर्स बाइज्ड या फिर पश्च अभिनत में कहलाता है। इस संधि में बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा एन से पी की ओर होती है, जो कि आंतरिक विद्युत क्षेत्र EI की सहायता करता है। अभी बताए थे कि जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र EI है उसकी भी दिशा एन से पी की ओर होती है और बाह्य विद्युत क्षेत्र होता है E, उसकी भी दिशा एन से पी की ओर होती है, जिससे पी क्षेत्र में कोटर तथा एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन संधि से दूर जाने लगते हैं। यानी पी क्षेत्र में कोटर है और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन संधि से दूर जाने लगते हैं, जिससे वे कभी भी संयोग नहीं करते हैं। अब जब संयोग नहीं करेंगे अतः बहुसंख्यक आवेश के कारण कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। यानी बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण पश्च अभिनत में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन जब संधि डायोड पश्च दिशिक होता है तो ऊष्मा के कारण, ऊष्मा यानी टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं के कारण कुछ सह संयोजक बंध टूटते हैं। अब जब सह संयोजक बंध टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन तथा कोटर मुक्त होंगे, जिसके कारण पश्च, अब इलेक्ट्रॉन तथा कोटर मुक्त होंगे तो वो गति करेंगे तो कुछ ना कुछ धारा जरूर प्रवाहित होगी, जिसके कारण पश्च धारा प्रवाहित होती है जाके। चूंकि
इनकी संख्या बहुत कम होती है। किनकी संख्या? इलेक्ट्रॉन तथा क्वार्टर की संख्या बहुत कम उत्पन्न होती है। मतलब कहने का ये है, अगर ताप बढ़ाएंगे भी जाकर बहुत कम सहसंयोजक बंध टूटेंगे। जब बहुत कम सहसंयोजक बंध टूटेंगे जाकर तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन तथा क्वार्टर उत्पन्न होंगे। जब कम इलेक्ट्रॉन तथा क्वार्टर उत्पन्न होंगे तो कम धारा प्रवाहित होगी जाकर। अतः पश्च धारा भी बहुत कम प्रवाहित होती है जाकर। पश्च धारा ताप पर निर्भर करती है, यानी जो रिवर्स करंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? ताप पर डिपेंड करता है। संधि का ताप बढ़ाने पर रिवर्स करंट को धीरे धीरे बढ़ता जाता है, यानी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो रिवर्स करंट धीरे 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 बढ़ती जाती है जाकर। चूंकि पश्च अभिनत में बहुसंख्यक आवेश वाहक संधि से दूर जाते हैं, अतः अपक्षय परत की यानी जो डिप्लेशन लेयर है की चौड़ाई बढ़ जाती है, जिससे धारा प्रवाह के लिए प्रतिरोध बहुत अधिक बढ़ जाता है। देखिए, डिप्लेशन लेयर का मतलब है रेजिस्टेंस। तो जितना ज्यादा चौड़ाई डिप्लेशन लेयर की होगी यानी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा यानी प्रतिरोध ज्यादा होगा तो विद्युत धारा उतनी ही कम प्रवाहित होगी जाकर। प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिबाधा तथा प्रतिघात में क्या अंतर होता है? सबसे पहले हमको प्रतिबाधा और प्रतिघात में अंतर बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलसीआर परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए और फिर एलसीआर परिपथ में शक्ति गुणांक का फैक्टर के लिए हमको सूत्र लिखना है। तो देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का कुल प्रतिरोध, यानी प्रत्यावर्ती जो धारा परिपथ है उसका कुल प्रतिरोध अर्थात आर भी उसमें रेजिस्टेंस भी रहे, एक्सएल रहे यानी प्रेरण प्रतिघात रहे, एक्ससी यानी धारतीय प्रतिघात का कुल प्रतिरोध परिपथ की प्रतिबाधा कहलाता है। यानी अगर हम परिपथ की प्रतिबाधा की बात करेंगे, देखिए प्रतिबाधा मतलब कुल प्रतिरोध, और कुल प्रतिरोध किसका? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का। और मिलेगा कैसे? आर एक्सएल और एक्ससी को जोड़ने से जाकर। तो ये अगर हम कुल प्रतिरोध देखें तो ये कहलाता है प्रतिबाधा जाकर, जो कि प्रतिरोध तथा प्रतिघात के सदिश योग से। अब देखिए, ये दो क्या हैं? प्रतिघात है और आर क्या है? प्रतिरोध है। तो इन दोनों का सदिश योग कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? प्रतिबाधा, जिसको हम जेड से लिखते हैं, प्राप्त होता है। जबकि प्रतिघात केवल ऊर्जा भंडारण तत्व, अब ऊर्जा भंडार कौन कौन करता है? एनर्जी स्टोर कौन कौन करता है? संधारित्र तथा प्रेरकत्व का प्रतिरोध होता है। संधारित्र के प्रतिरोध को धारतीय प्रतिघात यानी एक्ससी तथा प्रेरकत्व के प्रतिरोध को प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल कहते हैं जाकर। यानी अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का कुल प्रतिरोध है जिसमें आर एक्सएल और एक्ससी हैं जाकर, तो कुल प्रतिरोध कहलाएगा प्रतिबाधा जाकर है। और अगर ऊर्जा भंडारण वाले तत्व हैं, जैसे एलिमेंट हैं, जैसे संधारित्र हो गया है, प्रेरकत्व हो गया है, इनका जो प्रतिरोध होता है वो कहलाता है प्रतिघात। अब प्रतिघात होता है दो प्रकार का, धारतीय प्रतिघात जिसको हम एक्ससी से लिखते हैं तथा प्रेरण प्रतिघात जिसको हम एक्सएल से लिखते हैं। अब शक्ति गुणांक के लिए सूत्र देख लेते हैं। देखिए, ये आर है उसी दिशा में है जिस दिशा में आई होते हैं, आई होता है ये बना लिए हैं। एक्सएल ऊपर की तरफ होता है, एक्ससी नीचे की तरफ होता है। तो एक्सएल एक्ससी का परिणामी है, वो एक्सएल माइनस का एक्ससी कहाँ है? या तो ऊपर की ओर होगा या तो नीचे की ओर। तो हम ऊपर की ओर कंसीडर कर लिए। तो एक्सएल माइनस एक्ससी ऊपर की ओर है, आर इधर की ओर है। तो इन दोनों का परिणामी जो होगा जेड वो बीच में कहीं होगा जाकर, तो ये परिणामी खींच लिए। अब इसको समांतर चतुर्भुज की तरह डैश यहाँ किए हैं, यहाँ किए बना लिए हैं जाकर। अब अगर ये एक्सएल माइनस एक्ससी है तो ये भी एक्सएल माइनस एक्ससी होगा जाकर, ये एक्सएल माइनस एक्ससी होगा जाके। अब देखते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में क्या काम करता है? पाइथागोरस की प्रमेय काम करती है। तो जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्ससी का होल ऑफ स्क्वायर जाकर। तो केवल जेड का मान निकालेंगे तो जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्ससी का होल ऑफ स्क्वायर जाकर, ये हो जाएगा जाकर। अब हमको चाहिए है यहां पर कोण ले लेते हैं फाई जाकर है।
अब देखते हैं शक्ति गुणांक कास फाई बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो चित्र में देखते हैं आधार क्या है, प्रतिरोध R है तो यहां पर R लिख लिए हैं, कर्ण क्या है Z है तो यहां पर Z लिख लिए हैं। तो कास फाई बराबर हो जाएगा R ऐसे रहेगा, Z का मान अभी क्या ज्ञात किया, अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का होल ऑफ स्क्वायर, यही शक्ति गुणांक यानी कास फाई का सूत्र है जाकर। प्रश्न संख्या 5 घ देखते हैं, यंग का द्विध्रुवी प्रयोग प्रकाश की किस प्रकृति की संपुष्टि करता है। सबसे पहले बताना है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो किस नेचर की पुष्टि करता है, यानी किस नेचर को बताता है ये बताना है। आगे यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में दो तरंग दैर्ध्य इतनी और इतनी सम्मिलित हैं, यानी यंग का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें दो तरंग दैर्ध्य हैं, कितनी हैं 6000 एंगस्ट्रॉम है एवं 5000 एंगस्ट्रॉम है। झिर्रियों के बीच की दूरी, अब झिर्रियों के बीच की दूरी क्या है, यानी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट कितनी दे रखी है 10⁻³ मीटर है। झिर्री से पर्दे तक की दूरी यानी स्लिट से उस पर्दे तक की दूरी कैपिटल D दे रखी है वो कितनी है 1 मीटर है। तृतीय केंद्रीय उच्चिष्ट से, एक चीज ध्यान रखिएगा, केवल केंद्रीय उच्चिष्ट कहता तो सिंपल नॉर्मल था, क्वेश्चन नॉर्मल था जाकर, लेकिन जब कहा है तृतीय केंद्रीय उच्चिष्ट से न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, अब ये क्वेश्चन बदल गया है थोड़ा, जहां दोनों तरंग दैर्ध्य के कारण दीप्त फ्रिंज संपाती होती हैं, यानी दीप्त फ्रिंज क्या होती हैं संपाती होती है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तृतीय केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति ज्ञात करेंगे जाकर हम, फिर हम संपाती की कंडीशन को लगाएंगे, फिर हम ज्ञात करेंगे जाके कि केंद्रीय उच्चिष्ट से कितनी दूरी पर वो फ्रिंज बनती जाकर है, जहां पर दोनों फ्रिंजे क्या हैं संपाती हैं जाकर। यंग का द्विध्रुवी प्रयोग प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है वो किस नेचर पर बेस्ड है जाकर, वेव नेचर पर बेस्ड है जाकर। देखते हैं न्यूमेरिकल को, λ1 बराबर दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी 6 × 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा जब मीटर में चेंज करेंगे। λ2 बराबर दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 5 × 10⁻⁷ आ जाएगा। झिर्रियों यानी स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d दे रखी है 10⁻³ मीटर जाकर, से झिर्री से पर्दे तक की दूरी यानी स्लिट से पर्दे तक की दूरी कितनी दे रखी है 1 मीटर जाकर है। λ1 के कारण तृतीय केंद्रीय उच्चिष्ट की दूरी जाकर है। अब देखिए उच्चिष्ट के लिए सूत्र होता है जाकर m d⁻/d जाकर, ये भी दीप्ति फ्रिंज के लिए केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी है जाकर। अब हमको तृतीय केंद्रीय उच्चिष्ट की दूरी चाहिए तो m बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो वही यहाँ पर है 3 हो गया है और d⁻1/d हो गया है, तो सबके मान लगा देंगे तो x13 बराबर आ जाएगा 18 × 10⁻⁴ मीटर जाकर है। ऐसे ही λ2 के कारण ज्ञात कर लेंगे तो लिखेंगे x23 बराबर हो जाएगा m d⁻/d, लेकिन लैम्डा जब क्या हो जाएगा λ2 जाकर है, तो हल कर लेंगे तो आ जाएगा 15 × 10⁻⁴ मीटर जाकर है। अब संपाती की कंडीशन होती है n1 λ1 बराबर में n2 λ2 जाकर, लेकिन कंडीशन ये है जाकर λ1 की वो nb दीप्ति फ्रिंज होगी और λ2 की वो n2b दीप्ति फ्रिंज होगी, वही दोनों संपाती हैं, तो फिर संपाती होने के लिए हो जाएगा n1 λ1 बराबर में n2 λ2 है। n1 ऐसे ही रहेगा, λ1 का मान लगा दिए, n2 ऐसा ही रहा, λ2 का मान लगा दीजिए, n1 में n2 जब निकालेंगे तो आ जाएगा 5/6 जाकर, यानी λ1 की 5वीं दीप्ति फ्रिंज और λ2 की 6वीं दीप्ति फ्रिंज एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी यानी संपाती होंगी जाकर। इससे स्पष्ट है कि λ1 की 5वीं तथा λ2 की 6वीं या 6वीं फ्रिंज संपाती है जाकर। अब हम किसी एक के लिए हल कर लें, चाहे λ1 के लिए हल कर लें चाहे λ2 के लिए हल कर लें, आंसर बिल्कुल सेम आएगा जाकर। तो अतः λ1 के कारण
केंद्रीय उच्चिष्ट से पांचवी, देखिए लैम्डा वन के लिए कौन सी आई थी, n1b, n1b, और n1b का मान कितना आया था, 5 आया है जाकर, यानी लैम्डा वन की कौन सी फ्रिंज होगी, पांचवी होगी। अगर लैम्डा टू यहां पर लिए होते तो कौन सी फ्रिंज लेते, यहां पर छठवीं फ्रिंज लेते जाकर, तो पांचवी दीप्त फ्रिंज की दूरी जाकर, तो x13 डैश मान लिए, 5d लैम्डा 1 में स्मॉल डी हो गया, ये मान सब लगाए हैं, तो x13 डैश बराबर हो जाएगा 30 गुणा 10 की घात -4 मीटर हो जाएगा। अब देखिए तृतीय केंद्रीय उच्चिष्ट से न्यूनतम दूरी जहां दोनों तरंगदैर्ध्य संपाती होती हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जाकर कि x13 डैश निकालेंगे, ये हमें तब मिली है जब हम पांचवी दीप्ति फ्रिंज लिए हैं, जाकर ज्ञात कर लिए हैं मान, और x13 लैम्डा 1 के लिए ये वो दूरी थी जाकर जहां पर तृतीय केंद्रीय दीप्ति फ्रिंज बन रही थी। तो सबसे पहले हम पांचवी में से हम तीसरी फ्रिंज की स्थिति को घटा दिए हैं, तो पांचवी वाले की स्थिति ये है और तीसरी केंद्रीय दीप्ति फ्रिंज की स्थिति ये है, जाके दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा डेल्टा x बराबर में 1.22 EMM जाकर, मिलीमीटर जाकर, यही आंसर है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, यह है प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है। किसी धातु के लिए देहली आवृत्ति का मतलब है थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी 3.3 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति यानी न्यू की बात कर रहा है ये 8.2 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज हो तो निरोधी विभव यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। धातु के कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन की भी गणना कीजिए, यानी W ज्ञात करना है और V0 ज्ञात करना है। सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव को देखते हैं। जब एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु के पृष्ठ पर गिरता है तो धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। अब न्यूनतम आवृत्ति का मतलब क्या है, न्यू नॉट से है जाकर। अगर किसी भी धातु के पृष्ठ के लिए न्यू नॉट का मान कितना है, मान लीजिए 2 हर्ट्ज है जाकर। न्यू नॉट का मतलब क्या है, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी देहली आवृत्ति है। तो आपतित प्रकाश इससे ज्यादा का होना चाहिए, आपतित प्रकाश इससे ज्यादा आवृत्ति का होना चाहिए, तभी उस धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा और तब ये घटना कहलाएगी प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाएगी। यानी जब एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु के पृष्ठ पर गिरता है तो धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को ही हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति इस 2 हर्ट्ज यानी न्यू नॉट से कम है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होगी। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाता है, ये भी ध्यान रखें। देखिए कण प्रकृति को दर्शाने वाले 2-3 एक्सपेरिमेंट हैं, उनको याद कर लें। बाकी जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं सभी लाइट के वेव नेचर को शो करते हैं। तो पार्टिकल नेचर को जो शो करता है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया है, कॉम्पटन प्रभाव हो गया है। ये दोनों प्रभाव प्रकाश के पार्टिकल नेचर को शो करते हैं और लाइट के वेव नेचर को शो करते हैं। बाकी जितने भी बचेंगे अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सब वेव नेचर को शो करते हैं। दिया है न्यू नॉट बराबर दिया है 3.3 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज। न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति, और जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति दी है उसको हम लिखते हैं न्यू से। ये दिया है 8.2 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज। V0 ज्ञात करना है। V0 का मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी निरोधी विभव, तो क्वेश्चन मार्क हो गया है। कार्यफलन ज्ञात करना है यानी वर्क फंक्शन, तो W बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया है। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहता है जो फोटान की ऊर्जा यानी hν होती है, 2 रूपों में वह होती है, एक तो कार्यफलन में, दूसरा गतिज ऊर्जा के रूप में। तो hν बराबर लिख लिए hν0 प्लस में EK। तो EK का मान निकालना है तो hν0 को इधर लाइए तो हो जाएगा hν माइनस का hν0 जाकर है। H कॉमन निकल जाएगी, H कॉमन निकाल लिए, फिर अंदर बचेगा न्यू माइनस का न्यू नॉट।
एच का मान होता है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34, तो ये लिख दिए हैं। न्यू का मान दे रखा है 8.2 गुणा 10 की घात 14, न्यू नॉट का मान दे रखा है 3.3 गुणा 10 की घात 14। जब हल करेंगे जाकर तो आ जाएगा जाकर 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 और गुणा में 4.9 गुणा 10 की घात 14 जाकर है। जो ई के होता है यही बराबर होता है ई वी नॉट के जाके, जहां वी नॉट क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव है जाकर, और ई क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। जब इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो इन दोनों गुणा करेंगे तो आ जाएगा 32.34 गुणा 10 की घात माइनस का 20, और डिवाइड में ई था और ई का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 हो गया है जाकर। जब हल कर लेंगे तो 2.021 आ जाएगा, यानी वी नॉट बराबर हो जाएगा 2.02 वोल्ट हो जाएगा। यही निरोधी विभव है। अब देखते हैं कार्यफलन को, तो कार्यफलन W बराबर होता है एच न्यू नॉट। एच का मान लगा दिए, न्यू नॉट का मान लगा दिए, ये जो मान आ गया है जूल में आ गया है। हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 से भाग दे दीजिए। जब भाग दे देंगे अब जो मान हमको प्राप्त होगा वो किसमें प्राप्त होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी 1.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 डा देखते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निगमित कीजिए जब इनकी प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत माध्यम की प्लेट रखी हो जाकर, यानी समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र ज्ञात करना है, धारिता का तब ज्ञात करना है जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से कोई परावैद्युत माध्यम उपस्थित हो जाकर। तो देखिए X और Y एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो समांतर प्लेटें हैं। इसके बीच में स्मॉल t मोटाई का एक परावैद्युत पट्टी रखी गई है जाकर, जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है जाकर। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। एक प्लेट का संबंध विद्युत स्रोत से कर देते हैं और दूसरी प्लेट का संबंध किससे कर देते हैं, पृथ्वी से कर देते हैं। तो देखते हैं, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों X तथा Y के बीच की दूरी स्मॉल d है। एक प्लेट का संबंध विद्युत स्रोत से तथा दूसरी प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। प्लेटों के बीच में स्मॉल t मोटाई तथा K परावैद्युतांक की एक पट्टी या प्लेट रखी है जाकर। अब करते क्या है देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो चीजें इसमें आ गई हैं। यहां से यहां तक का जो माध्यम है वो परावैद्युतांक K वाला माध्यम है, और ये माध्यम निर्वात वाला माध्यम है। तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र देखते हैं एक बार, और फिर एक बार इस पट्टी के अंदर यानी K परावैद्युतांक वाले माध्यम में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र देखते हैं। प्लेटों के बीच वायु में स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, ई नॉट बराबर होता है Q अपान में एप्सिलॉन नॉट और इनटू में A होता है। ये किसी समांतर प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। समीकरण नंबर 1 डाल दिए हैं। अब परावैद्युत पट्टी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, तो K और आ जाएगा जाकर, और K लगेगा कहाँ, किसके साथ में, एप्सिलॉन नॉट के साथ में जाकर। तो हो जाएगा E बराबर में हो जाएगा Q अपान में K एप्सिलॉन नॉट A। समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। यदि प्लेटों के बीच कुल विभवांतर B हो तो B बराबर लिख लेंगे B1 प्लस में V2 लिख लेंगे। अब समझिए E बराबर होता है B अपान में D जाकर, तो यहां से अगर B का मान निकालें तो हो जाएगा E गुणा में D जाकर। एक बार ये सूत्र लगेगा निर्वात के लिए और एक बार यही सूत्र लगेगा उस परावैद्युतांक वाले माध्यम के लिए। तो B1 हम किसके लिए माने, निर्वात के लिए। तो निर्वात के लिए क्या हो जाएगा E नॉट, और निर्वात में दूरी कितनी हो जाएगी D माइनस का T जाके। देखिए टोटल दूरी D है और उसमें T दूरी वो है जिसमें वो परावैद्युत माध्यम स्थित है जाकर। तो अगर हम कहें भाई निर्वात में दूरी बताइए तो हो जाएगी D माइनस का T, तो ये निर्वात में दूरी हो गई है। B2 हो गया है उस पट्टी के सिरों के बीच में, तो पट्टी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और पट्टी की मोटाई कितनी है, T है, उसको लिख लिए हैं जाकर। E नॉट का मान हमारे पास अभी कितना है, समीकरण नंबर 1 से Q अपान में एप्सिलॉन नॉट इंटू में A जाकर है। D माइनस T ऐसा ही रहा। E का सूत्र क्या है, Q अपान में K एप्सिलॉन नॉट इंटू में A जाकर, ये हो गया है।
अब यहां से क्या करेंगे, Q अपान में एप्सिलॉन नॉट A कॉमन निकाल लेंगे, तो कॉमन निकाल ली, यहां बचेगा D माइनस टी, यहां बचेगा T और डिवाइड में क्या बचेगा K, तो T अपान में K हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 हो गया है। अब B हमको मिल गया है। संधारित्र की धारिता को देखते हैं, तो Q बराबर होता है CB, तो C बराबर हो जाएगा Q अपान में B जाकर। कुल आवेश कितना है Q, तो Q लिख लिए हैं, और B अभी आया है उसको यहां पर लिख लिए। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट इंटू में A ये कहां चला जाएगा ऊपर, तो C बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपान में D माइनस टी प्लस में T अपान में K। यही संधारित्र की धारिता का सूत्र है तब जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम यानी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम आंशिक रूप से भरा हो जाकर। इसी के साथ ये दूसरा पार्ट एंड होता है, तीसरा पार्ट बहुत ही जल्द आएगा।